Assalamu alaikum, welcome to Medical World. Today we are discussing about myocardial infarction, जिसे हम MI भी कहते हैं, ठीक है। आम ज़ुबान या सिंपल ज़ुबान जिसमें लोग हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, ये भी वही होता है, ठीक है। ये भी जो है ना अंडरलाइंग काज होती है हमारी इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ना कुछ बेसिक स्टैटिक्स बताया हुआ है। इसका मतलब 10% जो होते हैं वो बिलो 40 ईयर्स एज से पहले होते हैं, 45% जो इसके केसेस है वो 65 साल की उम्र से पहले होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस में वही है ना, जैसे मैंने आपको वो ब्रांचेस बताई है, इंटीरियर को कौन सप्लाई कर रहा है, पोस्टीरियर और लैटरल को कौन सा, उसमें कोई ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज किस वजह से हो सकता है? ब्लॉकेज हमारे पास कोई भी हमारे पास वजह हो सकती है, जैसे आर्थरोमेटस प्लेक हो सकता है हमारे पास, ठीक है। प्लेटेलेट एग्रीगेशन हो सकती है, एक्टिवेशन ऑफ कोagulation फैक्टर हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। पैथोजेनिस समझने से पहले ना मैं आपको एक डायग्राम समझा देता हूँ, जिसके बाद आपको मजीद ज़्यादा इजी लगेगी पैथोजेनेसिस समझने में। फर्स्ट करें, ये हमारे पास ना लेफ्ट वेंट्रिकल है इस साइड पे, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे जो इनर मोस्ट लेयर को होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? इंडोकार्डियम। उसके बाद कौन सी होती है? मायोकार्डियम। उसके बाद कौन सी होती है? पेरिकार्डियम, ठीक है। और इसमें हमारे पास मायोसाइट्स भी पड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी क्रोनरी आर्टरी होती है जो इसको रेजिस्टेंस आर्टरी की वजह से सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। जो इनर मोस्ट ये इंडोकार्डियल से इस पोर्शन हम सब इंडोकार्डियल पोर्शन भी कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे है इसके से हम ये पेरिकार्डियम, इसे सब पेरिकार्डियल पोर्शन भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये देखा जाए ब्लड सप्लाई होता है ना, जो ये सब पेरिडिकल, अगर ब्लड सप्लाई देखे जाए तो हमारे पास जो सब पेरिकार्डियल रीजन होता है ना उसमें सफिशिएंट होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सब इंडोकार्डियल। क्यों? कि यहाँ तक अगर कोई होगा तो यहाँ तक सप्लाई प्रॉपर होगी, आगे जाके कोई मतलब कोई ब्लॉकेज है उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। तो सबसे पहले जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, जो नेक्रोसिस है ना, वो सब इंडोकार्डियल रीजन पे शो होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। इसके बाद है ना इसमें और एक चीज़ डिस्कस करनी है हमने, वो है इसकी वो है इसकी इन्फॉक्शंस की टाइप, ठीक है। टाइप ऑफ इन्फॉक्शन, जो बुक से देखा हमारे पास एक ट्रांसम्यूरल होता है और एक होता है सब इंडोकार्डियल, ठीक है। ट्रांसम्यूरल और सब इंडोकार्डियल, ठीक है। अब सब इंडोकार्डियल जैसे देखें, जो हमारी ब्लड सप्लाई हमारी मतलब अभी यहाँ पे तो सफिशिएंट है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। तो इस साइड पे हमारे पास जो है ना वो इरिवर्सिबल इंजरी शुरू हो जाएगी, मतलब नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास सब इंडोकार्डियल रीजन है ना, यहाँ पे अपीयर होगी नेक्रोसिस, ठीक है। अगर वो मतलब आगे से कॉम्पनसेट नहीं होती, ठीक है, हमारे से कोई मतलब हेल्पिंग नहीं होती, तो मतलब हम प्रॉपर सप्लाई नहीं है उसे पहुंच सकती, तो फिर ये आगे आगे है ना रफ्ता रफ्ता आगे को बढ़ती जाएगी और ये सब लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेगी। जब ये सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएगी तो इसे ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्शन कहते हैं। समझ आई? ट्रांसम्यूरल मतलब क्या? सारी लेयर ही इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। इससे सब इंडोकार्डियल में सिर्फ एक जो हमारे पास इंडोकार्डियल रीजन वाली साइड है ना, वो वहाँ पे हमारे पास इन्फॉक्शन अपीयर होगा। फिर उसके बाद जो ये तो डेफिनेटली नहीं, मोस्ट केसेस में पता ही नहीं लगता क्योंकि इसमें इतनी सिम्टम्स नहीं होती है, लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा केसेस में होता है वो ट्रांसम्यूरल तब, क्योंकि यहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो चुकी होती हैं, ठीक है। इसे हम रॉबिन्स की पिक्चर्स में भी देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले ये पिक्चर देखें देखें ये हमारे पास है obstructed कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी obstruct हो चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास इंडोकार्डियम में जोन्स है। अभी यहाँ पे मतलब obstruction हो चुकी है ना, सबसे पहले आपको ये जोन नजर आ रहा है नेक्रोसिस का, ये हमारे पास सब इंडोकार्डियल रीजन पे शो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारी कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली, वो आगे नेक्रोसिस बढ़ता गया। फिर ये 24 आवर के बाद ये देखिए पूरा जोन जितनी भी तीनों लेयर हैं वो सारी वो स्प्रेड हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट क्लियर और पिक्चर है जिसमें उन्होंने ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्स और नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्स के बारे में बताया है। जैसे कि मैं बताया ना, ये इंटीरियर है, लैटरल है, फिर उसके बाद पोस्टीरियर है। अब इधर देख लें, ये है इंटीरियर ब्रांच जो है ना इसमें वो एब्स्ट्रक्ट हो चुकी है। और हमारे पास यहाँ पे कौन सा ट्रांसम्यूरल इन्फॉक है, ठीक है। ट्रांसम्यूरल इन्फॉक है, ये देखें मतलब इसमें कंप्लीट
कंप्लीटली हमारे पास इन्फॉक्शन हो चुका है पूरी लेयर, एंटीरियर लेयर का, ठीक है। जैसे ये सप्लाई हमारे पास इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम को भी करता है, उसको भी ये कंप्लीटली इसमें सबको कंप्लीट लेयर से इन्वॉल्व है। अगर नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फा देखें तो इसमें ये देखें सब इंडोकार्डियल रीजन पे है, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन आती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच की, तो उसमें हमारे पास ये भी ट्रांसम्यूरल कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और अगर नॉन ट्रांसम्यूरल देखें तो इसमें सब इंडोकार्डियल रीजन पे है। फिर उसके बाद हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है, परमानेंट है, इसमें भी देखिए ट्रांसपेरेंट सारी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें इतना नहीं है क्योंकि ये इतनी इसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं है इधर, तो ये जो डॉटेड हल्के हल्के दिखाए गए हैं ना, तो ये स्मॉल इंट्राम्यूरल वेसल ओक्लूजन की वजह से है, ठीक है। उसके बाद हम इंजाइना में अक्सर पूछते हैं इंजाइना या इसमें क्या डिफरेंस होता है। इंजाइना और इसमें ये डिफरेंस होता है, ठीक है, अगर 20 to 40 मिनट्स तक इसकी कॉम्पनसेशन या ब्लड सप्लाई दोबारा मतलब फ्लो में नहीं आई तो वो इन्फॉक हो जाएगा। अगर इससे पहले वो 10 to 20 मिनट दोबारा ब्लड सप्लाई इसकी प्रॉपर या सफिशिएंट हो जाती है तो वो एंजाइना होता है, क्योंकि वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है, दोबारा से वो ठीक हो जाता है। अगर वो रिवर्सिबल हो जाए तो वो इन्फॉक्शन कहलाता है। उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें बताई हैं, जैसे एमआई को डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करते हैं, मतलब उसको एंजियोग्राफी करेंगे 4 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। फिर 90 केसेस में ये हमें थ्रोम्बोसिस में नज़र आ जाता है। अगर एंजियोग्राफी 12 से 24 घंटे बाद परफॉर्म की जाए तो 60% चांसेस होता है कि हमें थ्रोम्बोसिस में मिलेगा। फिर ये हमारी पैथोजेनेसिस हो गई। उसके बाद से पैटर्न और इन्फॉक्शन देख लेते हैं। इसमें ये किस पे डिपेंड करती है, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है कि कौन सी वेसल्स है, इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। रेट ऑफ डेवलपमेंट पे ये डिपेंड करती है, मेटाबॉलिक डिमांड, ठीक है, एक्सटेंस ऑफ कोलेटरल सप्लाई। ये आगे सारी वही चीज़ इन्होंने डिस्कस की हुई है। ये ट्रांसम्यूरल है, इधर सब इंडोकार्डियन फॉक्ट है, ये भी पढ़ लेना। एसटी सेगमेंटेशन भी इसका एक मतलब ईसीजी पे जैसे है ना PQRS होता है ना, इसमें हमारे पास जो MI होता है ना, इसमें एसटी सेगमेंट जो एसटी सेगमेंट होता है ना, उसकी हमें पीक नज़र आती है, ठीक है, एलिवेटेड होता है वो। इसके बाद इसकी हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है, ठीक है। इसको मैं इजी वे में आपको वो रजिस्टर पे समझाता हूँ, बहुत इजी है, बहुत सिंपल, इतनी डिटेल में नहीं है। कुछ पॉइंट्स मेन आपने याद कर लिए तो आपकी मोर देन इनफ होगी मॉर्फोलॉजी। देखिए अब इंसान एक जो जिंदा है उसमें तो नहीं हम ये मॉर्फोलॉजी देख सकते क्योंकि इसके लिए बायोप्सी करनी पड़ती है। अब जिंदा पर्सन की तो नहीं हम कर सकते, तो ये मेनली पोस्टमार्टम केसेस होते हैं, जैसे डेड बॉडी उन पे परफॉर्म होती है, ठीक है। ग्रोसो में ये नज़र आ जाएगी, ये देख लेना, इसमें बता दूंगा। लेकिन मेन जो इसका माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है जो मैं आपको रजिस्टर पे समझा देता हूँ वेरी इजी वे में।